अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राना आमर इलियास साहब। उनसे बहुत सारी बातें करनी है और बहुत अरसे के बाद हमें वो मिले हैं। इस्लामाबाद में तो हमें मिलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे कभी कभार मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिला चूंकि आपने प्रोग्राम में दिया है तो गिला हमारा है। आप अपने डच दोस्तों के साथ और या जिन मखसूस लोगों से आपने मिलना था आपने उनके साथ मुलाकात की। हमें हॉकी ग्राउंड की दावत दी। ज़ाहिर है जहाँ पता था कि मैं नहीं पहुँच सकूँगा और उसके बाद आप गायब हो गए। लिहाज़ा ठीक है जी, इस तरह ही कर लें, चलें, खुश रहें। नहीं, वो असल में हुआ ये कि आपने कहा किसी था दिन कि आप आऊँगा, तशरीफ लाएंगे। किसी दिन हॉलैंड आऊँगा, इसी तरह का मैसेज दूँगा इंशाअल्लाह। बदला तो तभी उतरेगा। नहीं सर, आप जब हमें पता लग जाएगा हॉलैंड में तो ढूंढ हम खुद लेंगे। ऐसे ना करें सर, आप नहीं, तशरीफ हाँ, लाएंगे, आपको पता ढूंढ हम तभी लेंगे, हमें पता लगेगा लग जब जाए कि फ्लाइट आप जारी आए हो। होगी। सलामत रहे, खुश रहे भाईजान आप। अल्लाह पाक आपको, आप पर अपने हिफ्ज़ो मान का साया कायम रखे। सर, ट्रंप ने आमीन, आमीन। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया है। ये शुक्रिया अदा पर क्या कहेंगे? लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन शुक्रिया अदा कर दिया। इस कामयाबी पर, हुकूमती कामयाबी पर क्या कहेंगे सर आप? बस एडिट करा लीजिएगा, मेरे नाम में राना बाद में आता है, तो आपने राना पहले लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो लिहाज़ा वो ठीक कर लीजिएगा। बाकी अब आपके सर वो सवाल पे मैं आ जाता हूँ। जी। देखिए जी, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उसमें हुकूमत में तमाम रियासती इदारे भी आते हैं, फ़ौज भी आती है, उसमें सिविल गवर्नमेंट भी आती है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफ़िक किया होता तो फिर यहाँ एक नई बहस हो जाती। जी। और यहाँ पे मतलब एक जो है ना, यहाँ क्यों आपके शहर से लेके और पूरी दुनिया से जो गम और रंज और अलम का जो कल से चल रहा है, जब से हमने ये इसको सुना है, तो जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिन लोगों की दाल-रोटी सिर्फ़ इसी बुनियाद पे थी कि ट्रंप ने बस ट्वीट करना है और मुशाहिद हुसैन साहब का बयान लेके सारे सौदा बेच रहे थे कि बस आना है और छुड़ा देना है। फिर जब वो 20 जनवरी को आ गए, तो लोगों ने कहा बस 20 फरवरी मैक्सिमम है। अब लोगों की उम्मीद वो जो बिल पेश होना है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के हवाले से, अब उसके ऊपर रह गई है। ट्रंप से तो वो नाउम्मीद हो चुके हैं। यानी जिस शख्स पे तकिया था, उसने बड़ी ऐसी फूक-शूक मारी है कि कल से बेचारे बेहाल हैं। इसलिए बेहाल हैं कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई इदारा हो, हम सबकी असल पहचान पाकिस्तान है और हमें इसको मुकद्दम रखना चाहिए किसी भी सियासी लड़ाई में, किसी भी माशी लड़ाई में, समाजी लड़ाई में पाकिस्तान से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ इस हद तक फैल चुकी है कि कोई बात हम अपनी पसंद और नापसंद के खिलाफ, यानी इख्तिलाफ राय खत्म हो गया है, दुश्मनी की तरफ चले गए हैं, मुखालफत नहीं होती, इख्तिलाफ होता है। तो ट्रंप ने जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, तो उसके बाद अब आप देखेंगे 2 राय शुरू हो गई हैं। ओह जी, ये तो मैनेज हो गया जी, देखें जी ये तोहफ़ा दे दिया। वो लोगों ने फिर इमरान खान साहब की भी चला दी है कि जनाब ये दहशतगर्दी की जंग है, लेकिन हमने भी ताउन किया है, हमने भी बंदे दिए हैं, फलाँ किया है। उस हमारी कोई हुकूमत इस जंग में पीछे नहीं थी, क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी बका के लिए भी ज़रूरी था कि दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं। तो जो एक खतरात लोगों ने फ़ील किए हुए थे, जो गवर्नमेंट साइड पे बैठे थे, ज़ाहिर है वो बड़े मुतमईन हुए कि चलें ट्रंप की तरफ से जो सब लोग ट्वीट की तवक्को कर रहे थे या उनकी तरफ से कोई माशी प्रेशर की तवक्को कर रहे थे, वो फ़िज़ा छटी है और अब उनकी बुनियाद रह गई है कि जो बिल आना है उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ़ और सारी पाकिस्तानी कौम को जाता है। वे दहशतगर्द और अफ़गान दहशतगर्द हमारी सरज़मीन पे है, हमें इत्तला मिली, हमने कुछ पाया तो नहीं ना, हमने पकड़ के दे दिया कि जी आपके बंदे मारे आप ले जाएँ। हम कब से अफ़गान तालिबान को ये बात कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बतौर हुकूमत पाकिस्तान के मेहरबानी करें, अगर ये आपके गेस्ट हैं तो इनको शहरियत दे दें। इनको अपने पास रख लें, वहाँ से हमारे यहाँ बिल्कुल जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट आपकी तरफ से हो रही है, उसको रोकें। और बार-बार हम ये रिक्वेस्ट जाके भी कर चुके हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जाके बात करके आए। चाहे वो अपने इंडिपेंडेंटली गए थे, लेकिन वो बात तो यही करने गए थे कि भई जनाब इस मामले को हम जब अफ़गानों के 40 लाख अफ़गानों के एक वक़्त में मेज़बान रह चुके हैं और आज भी लाखों लोग हैं, तो इसकी सज़ा हमें आप अपने मेहमानों की वज़ह से ना दें। अगर आप उनको मेहमान समझते हैं, समझें, लेकिन फिर उनको रोकें। जब ये नहीं रुक रहा ना, तो संदीला भाई ये मसला हमारे सबके लिए बन गया हुआ है। इसमें कोई पंजाबी नहीं, कोई पश्तून नहीं, कोई बलोच नहीं, कोई पख्तून नहीं, कोई कश्मीरी, कोई जीबी नहीं है। सब एक हैं और सारे पाकिस्तानी ही हैं। तो ये हम सबकी अमन ख़्वाहिश है। तो उसके अंदर अफ़गान तालिबान को कम से कम उनके अंदर आपस में जो मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात हों, हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की राय-अमल दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने हर उस बंदे से हाथ बढ़ा लिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है।
तो ये बात उनको थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि मेहमानों के लिए आप अपने मेज़बानों को तंग करने लग गए हैं और इस हद तक के मेज़बान खुल के बोल रहा है कि जनाब अपने बंदे बोल रोक लें वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, ये अभी ज़ाहिर है ट्रंप के दौर का आगाज़ हुआ है, जिसके आगाज़ में नरेंद्र मोदी साहब को बुलाकर उनके साथ वहाँ पर जो हुआ वो आपके सामने है। फिर यूक्रेन के सदर के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। इवन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कोई बहुत मज़े की मुलाकात नहीं रही। लेकिन हमारे साथ उसके दौर में शुरू होते ही अगर ये अच्छे तरीके से शुरू हो रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तानी कौम को, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को एक अब जो एक पता है सुबह-शाम हमें डराया धमकाया था, तो ये तो पॉजिटिव होगा। ये आने वाले वक्त में इसको कैसे देखते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी हुई है तो आने वाला वक्त भी अच्छा रहेगा अमेरिका के साथ? मुझे ना बड़ा अजीब-सा लगता है जब मुझे मिसाल देनी पड़ जाती है माज़ी के साथ जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ ट्रंप ने दोस्ती यारी में कर लिया और वो वर्ल्ड कप ला के हमें मकबूजा कश्मीर हरा के तमगे दे रहे थे धूप में खड़ा करने के। जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दोगले किरदार का मालिक है, तो उनको उस वक़्त वहाँ बात करनी चाहिए थी। वो दूसरे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ जी, शरीफ पे पर्ची के ऊपर तनकीद कर रहे थे। उन्हें चाहिए था वो कहते कि मिस्टर प्रेज़िडेंट बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारी भी तो है ना बातचीत। तो अगर कुछ हुआ है तो हमें बात करनी चाहिए। आप मीडिया पे बात कर रहे हैं तो प इमरान खान साहब को वहाँ पे खुल के बात करनी चाहिए थी कि मैं गवर्नमेंट का सरबराह हूँ। मुझसे बात करें मेरे दौर की। अगर माज़ी में कुछ हुआ है तो हमसे आप इंटेलिजेंस शेयर करें। हम बात मतलब कम से कम ये बात जिन लोगों को ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं झिझकते, कुछ नहीं करते। लेकिन वहाँ शर्मीले होने की क्या ज़रूरत थी जब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था? तुम जब शहबाज शरीफ जाएँगे तो देखी जाएगी ना, नवाज़ शरीफ ने तो जाके भी देख लिया, वो शमशाद अहमद खान साहब को मैं सुन रहा था, वो फिर उतरे हुए हैं मैदान में, जिनकी अंग्रेज़ी एटमी धमाकों पे ऐसी थी जिस तरह अमेरिका की पॉलिश करते हुए, मैं हाथ के इशारे से कह रहा हूँ, वो थी जो खत लिख के लाए थे, सेक्रेटरी खारजा के तौर पे और नवाज़ शरीफ ने कहा ये खत है या हम उनको बता रहे हैं कि हमने धमाके नहीं कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर मरहूम जो अनवर ज़ाहिद साहब थे, उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र थे, उन्होंने वो ख़त लिखा जिसमें 21 मई को ख़त लिखा, जिसमें ये जी। वज़ाहत की गई कि हमने एटमी धमाके करने हैं और हम आपसे माज़रत चाहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मान सकते। साथ ही हसीना वाजिद को भी उस वक़्त बांग्लादेश में वो मौजूद थी, उन्होंने उनको भी लॉन्च किया गया कि आप भी विज़िट करें, पाकिस्तान को समझाएँ। उनको भी जवाब गया कि नहीं, आप इस वक़्त ना आएँ, इस वक़्त हम बिज़ी हैं, तो आप फिर किसी वक़्त आएँ तो हम आपकी मेज़बानी करेंगे। आपको पता है गौहर अयूब साहब ने फिर 28 मई के हवाले से एक किताब में भी झूठ गढ़ दिया, बोल भी दिया, अल्लाह बख्शे उनको। लेकिन मुझे ये बात पता है, तारीख़ी तौर पे जब मैं 21 मई की बात कर रहा हूँ, तो 28 मई की वो जो शहबाज शरीफ से मंसूब कर रहे हैं कि वो तो तैयार थे अगर $5 अरब डॉलर मिलते हैं तो हम बात कर लें। अरे भाई, किसको तहरीरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जवाब दे चुकी। और फिर टनल का वाकया मैंने 1-2 जगह बताया, मैं था नवाज़ शरीफ साहब के साथ। जब 1 महीने बाद हम दालबंदी जहाँ पे हमारा एटमी धमाका हुआ था, हम उस टनल जहाँ से चार्ज हुई थी एटम बम, हम उसमें मौजूद थे। वहाँ सारे बड़े हमारे जैयद साइंसदान सारे फ़ौत हो चुके हैं, सिवाय समर मुबारकबंद के। डॉक्टर इशफाक भी चले गए, डॉक्टर कदीर मरहूम भी चले गए। नवाज़ शरीफ थे, जनरल ज़ुल्फ़िकार थे, 2 सहाफ़ी थे हमारे फ़ौत हो चुके, नज़ीर नाजी साहब और मसूद मलिक साहब। मैं था, राय रियाज़ हुसैन प्रेस सेक्रेटरी थे। ब्रिगेडियर साहब जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होके उनके मिलिट्री सेक्रेटरी वो मौजूद थे वहाँ पे। वहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये पूछा था कि हम 7 दिन लेट क्यों हुए? यानी 21 को धमाके होने थे। तो उन्हें हुँ। बताया गया कि ये वायर जो चार्ज करती है, ये हमारे पास नहीं थी, इसको लाने में हमें टाइम लगा है और ज़ाहिर है और भी लॉजिस्टिक थी। बहुत बड़ी-बड़ी क्रेन वहाँ पे और ये चीज़ें, ये सब जो था यहाँ पे तो बातें हो रही थी कि इसराइल के तैयारे जो हैं वो आ गए हैं अब इंडिया के पास और हमारे पास नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी क्वेटा में, उसके बाद वहाँ पे दी गई। हमारे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को उन दिनों खबरें आती थी, ये कोई मैं वो राज़ की बात नहीं बता रहा, वो ब्लैकआउट किया जाता था तैयारों के ऑपरेशन को ताकि कोई वीडियो-शेडियो इस तरह ना बने। सैटेलाइट से तो अमेरिका को पता चल रहा था। जब हम करने लगे थे तो उस दिन सबसे पहले बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों को उन्होंने बताया था कि तो आज तो धमाका होने लगा है। पाकिस्तान ने जब हुँ। जवाब दिया, नवाज़ शरीफ ने जवाब दिया तो उनकी टाँगें तो नहीं लड़खड़ाई थी। वो तो पहले दिन से तैयार होके वो जब सेंट्रल एशिया में थे वहीं से मैसेज कर दिया था कि शुरू करो काम। ये गौहर अयूब तो रोकने आए थे कि फ़ॉरेन ऑफिस का एक वो लिखा पड़ा, आप जवाब दे दें। मैंने कहा नहीं, आप खुद बात करें, साफ़ी आए हुए हैं चकलाला एयरबेस पे। तो वो फिर वहाँ पे भी जवाब हुआ। तो ये हमारे लोगों ने अंडरमाइन किया हुआ खुद, लोगों को झूठ पिला-पिला के कि एक शख्स जो आज खामोश बैठा है, जिसका नाम नवाज़ शरीफ है, उसकी खिदमात को आप सराहने की बजाय आप क्या बात कर रहे हैं कि मुल्क के लिए जब वक़्त आया तो वो कैसे खड़ा हुआ था। एक मीटिंग हुई बड़ी हाई लेवल जिसमें सारी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान थे, हमारे जो मिनिस्टर्स थे टॉप लेवल, उन्होंने बड़ी ब्रीफिंग-श्रीफिंग दी। आपको पता है जनरल जहांगीर करामत इस बात के इस सेंस में थे कि उन लोगों को था कि हम क्या कोई मुखालफत दुनिया की लेके चल सकेंगे। सरताज अज़ीज़ मरहूम, उनकी राय और थी, जनरल मजीद मलिक थे वहाँ पे, चौधरी निसार, इन सब की अपनी-अपनी, ये पाकिस्तान मुखालिफ लोग नहीं हैं। इनकी राय थी कि हमें सोचना चाहिए। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने
आखिर में माशी पाबंदियों के अलावा भी कोई है मसला हमारे लिए? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये मैं संभाल लूंगा, आप धमाके करें, हमें कोई मसला नहीं। ये हिस्ट्री ऐसी नहीं है हमारी कि नवाज शरीफ को आप लोग चोर और डकैत कह के, क्या चोरी और डकैती साबित हुई है? क्या केस थे उनके? साबित हो गए, खत्म हो गए। अगर इमरान खान को हाईकोर्ट ने बरी किया है तो नवाज शरीफ को भी तो हाईकोर्ट ने बरी किया ना। केसेस कैसे बनाए जाते हैं मुझे और आपको पता है। ये मैं चूंकि बहुत सारी चीजों का इसलिए शायद हूं कि बीइंग जर्नलिस्ट में हर जगह पे मूव किया है मैंने, मैंने देखा है अपनी आंखों से। फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलने-जुलने वाले वो हैं जो मीटिंग्स में होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, ये ऐसे नहीं है कि अब आप ये कहें कि जनाब, और शहबाज शरीफ उसी का भाई है ना, उसको कहते थे वो पार्टी अलग बना लेगा, वो फलाना कर लेगा। वो वज़ीर-ए-आज़म ना होता अगर नवाज़ शरीफ इनकार कर देते। उन्होंने आके, आप तो वहाँ खड़े हुए थे, जब जी माल्टाउन में बिल्कुल, तीसरे दिन ऐलान किया था आके कि बिल्कुल। भई मैंने कह दिया शहबाज शरीफ साहब से कि सबसे राब्ते करें, मौलाना फजलुर रहमान से, जरदारी साहब से और गवर्नमेंट बनाएँ। अगर वो कह देते नहीं बनानी, तो नहीं बननी थी ये। तो ये भी पाकिस्तान को चलाने का फैसला था। मतलब मैं बार-बार कहता हूँ ना कि ये नवाज़ शरीफ का फैसला था। इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों शहबाज शरीफ को कहा कि आप सेकंड टाइम वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार हो जाएँ और बनाएँ गवर्नमेंट। मतलब मैं बिल्कुल दोनों भाइयों को अच्छी तरह जानता हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता था कि नवाज़ शरीफ कह देते और शहबाज शरीफ भागते कि नहीं मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। ऐसा मुमकिन नहीं था। और ये 30 साल की हिस्ट्री भी है कि इससे पहले भी उनको बहुत दफ़ा ऑफ़र की गई। अच्छा, ये अभी आपने एक नाम लिया, आपके भी पुराने मतलब के ज़ाहिर है दोस्त होंगे, बड़ा ट्रैवल किया होगा, साथ उठे-बैठे खाया होगा। ये मुशायरा हसन सैयद ने ये तीली छोड़ी क्या थी और उस पे फिर पक्के और पूरी एक लाइन बना दी? इसका मकसद क्या था ये तीली छोड़ने की कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान। देखिए हमारे बड़े भाई हैं लेकिन अब क्या करें वो कड़ाके निकाल रहे थे। अच्छा उस जी। वक़्त 99 में कि जी कोई कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं आ सकता, कड़ाके गढ़ देंगे। लेकिन फिर क्या निकला? वो तो हो गया। जी। तो बिल्कुल वो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, उनके ज़हन में था कि पाकिस्तान चूँकि, लेकिन अब हैरत ये है कि एटमी धमाकों के अंदर वो बिल्कुल मौजूद थे। इनकी और हुँ, गौर अयूब की तो ड्यूटी लगी थी और वो हुँ। बिल्कुल जो बात मैंने आपको बताई है, वो उसको 100% एंडोर्स करते हैं कि गौर साहब ने गलत बयानी की है। ये बिल्कुल नवाज़ शरीफ का पहले दिन से फैसला था और ये सेंट्रल एशिया में उनके साथ थे, जी, जहाँ से बिल्कुल। एक्चुअल मैसेज जा चुका हुआ था, ठीक है? वो उस बात से नहीं गए। लेकिन ठीक है, उनकी राय है ट्रम्प वाली भी और एर्दोग़ान वाली भी, तो बात तो ना बनी ना। असल ॻाल्हि ये है कि बात बनी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, ये जो अमेरिका में ज़ाहिर है मिलियन ऑफ डॉलर लगे हैं, जो खत लिखवाने में, कांग्रेसमैन और उसके अलावा ट्वीटें करवाने में, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तो काफ़ी लॉस हो गया ना सर? और जिन्होंने डॉलर लगाए हैं, उन्होंने कमाए भी तो हैं ना, लॉस क्या होना, दोबारा इकट्ठे कर लेंगे। जवाब तो है नहीं ना हाँ, कोई, तो पूछेगा कौन कि कितने दिए, कितने लिए? वो तो जब ये आपस में होगी ना कहानी, फिर वो कोई खुद ही बोलेगा कि मेरे हिस्से में इतने नहीं आए, इतने फलाने के हिस्से में चले गए, वो खुलेगी बात। मैं आपको बताऊँ, पीटीआई बतौर सियासी जमात अगर अपने लीडर के लिए लॉबी करती है ना, कोई बुरी बात नहीं। ठीक। मतलब वो अमेरिका में करे, वो यूके में करे, ये उनका राइट है। उनके जो चाहने वाले हैं, उनका ये पहला राइट है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करें। लेकिन वो पाकिस्तान से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ हुँ, नहीं होनी चाहिए राय। मतलब ये हमें फ़र्क रखना चाहिए। नवाज़ शरीफ के चाहने वाले भी हैं, ज़रदारी साहब के, बिलावल के सब चाहने वाले हैं। मतलब बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई और क्या कुछ नहीं हुआ तो बिलावल के वालिद आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान खप्पे। तो एक नारा लगाया। यही नवाज़ शरीफ ने बात कही थी ना कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। तो ये अलग कर देती है इस कैंपेन को पीटीआई से बाकी सियासी जमातों की कि कुछ भी हो जाए, आप पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं, पाकिस्तान से ऊपर मत जाएँ। तो आज भी इन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए, इन्हें सियासी रवैया अपनाना चाहिए पीटीआई के लोगों को, ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अपने लीडर के लिए ज़रूर काम करें। उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पे इस तरह हमला करना, यही वो मुश्किल है जो इमरान खान को फँसा भी रही है। कि उसको वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी आए थे कि उनको मरहूम को कि भई पता नहीं कितने लोग कराची में जनाब इकट्ठे होंगे, जम गफ़ीर होगा फेसबुक लवर्स का उस वक़्त एक फ़ैन था कि इतना है। तो वो 5-7 50-60 बंदे परवेज़ अली शाह लेके पहुँच गए। वो बेचारे तो सोशल मीडिया से मारे गए कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, पैसे भी खाए गए उनके, बहुत सारे पैसे खाए लोगों ने, उस वक़्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के। इमरान खान के साथ चाहने वाले हैं, लेकिन उसको आप प्रॉपर कंट्रीब्यूट करवाएँ पाकिस्तान के अंदर। जिस वक़्त ये बहुत बड़े अरीना ही कहते हैं ना अमेरिका में, जब ये खिताब जी। कर रहे थे जलसे से, तो उस वक़्त इन्होंने इन्वेस्ट की बात की नहीं की कि मैं इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा हूँ आप लोग पाकिस्तान में। उन्होंने कहा मैं नवाज़ शरीफ को जाके एसी उतरवाऊँगा। ये वो तारीखी वक़्त होता है जब आप कोई फैसले अच्छे या बुरे करते हैं। इतना बड़ा डायस्पोरा आपका डाई हार्ड आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले आते, पाकिस्तान चल पड़ता, आपके खिलाफ कैसे कोई हो जाता?
मतलब आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी कि उस पाकिस्तानियों को बजाय पॉजिटिव साइड पे लगाने के, वो जुनून जो आपके अंदर मौजूद था इंतकाम का, वो आपने सब में भर दिया। तो आज हम उसका शाखसाना भी भर रहे हैं ना कि आप कौमी यकजहती को पारा-पारा करने की तरफ जा रहे हैं। आज भी वक़्त है इमरान खान साहब को जद्दोजहद सियासी अंदाज़ में कर लेनी चाहिए। वो जल्द से मुज़ाहिरे जब गारंटी हो जाएगी कि आपने स्टेट के इदारों पे हमले नहीं करने, आपके लोग बिफर के उधर नहीं जाएँगे, तो होगा। लेकिन अभी तो आपका केस बहरहाल रोज़ों में ही शुरू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अपना केस खुद ही कमज़ोर किया है और वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन चलें, अच्छा सर ज़रा ये फ़रमाइए कि अब ये जो कान में दर्द है, नाक में दर्द है और कोई कह रहा है कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये क्या कहानी है? जेल में इमरान खान साहब हैं तो खैरियत से सर? देखिए, मैं आपको बताऊँ, कोई भी गवर्नमेंट, जब जी। गवर्नमेंट है ना, तो उसमें रियासती इदारे भी शामिल हैं। सब चीज़ों को शामिल कर लें आप। वो गौर अयूब ने तारीफ़ बताई थी ना, गवर्नमेंट वो है जो टैक्स वसूल करती है, यूनियन काउंसिल से लेके और फेडरल गवर्नमेंट तक। उन्होंने गिनवाए थे कौमी असेंबली में खड़े होके, उसमें रियासती इदारे नहीं होते, लेकिन हम शामिल कर रहे हैं कि वो भी शामिल है। हुँ। कोई ऐसे कैदी के ऊपर, आजकल चूँकि वो मुल्ज़िम नहीं, कैदी के तौर पे जेल में है, लफ्ज़ मैंने कैदी इसलिए यूज़ किया कि सज़ा अभी तक उनकी सस्पेंड नहीं हुई है, 14 साल की मौजूद है। कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इमरान खान साहब के ऊपर कोई उँगली लगाने की। जी, बिल्कुल कोर्ट के ठीक है। ऑर्डर्स हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान की, पंजाब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी में आते हैं, अमलदारी में आते हैं कि आपका जो भी मुल्ज़िम है, आपका जो भी मुजरिम है, आपका जो भी कैदी है, उसकी हिफाज़त करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये जो इनके लोग सस्ती शोहरत के लिए, मुझे समझ नहीं आई बैरिस्टर सैफ ने क्यों बयान दिया। क्या वो अपनी पार्टी के अंदर वापसी चाह रहे थे, जो उनके ऊपर शक के बादल आ गए हुए हैं कि वो मिलते हैं? हालाँकि वो मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अपने इदारों से मिलते हैं। उन्होंने बयान करनी चाहिए। अ, मैं कंटिन्यू करूँ? जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। मुझे मुझे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वो पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका रवैया जो मर्ज़ी हो। हुँ। जब वो किसी की अमलदारी में हैं, उनकी सेहत के बारे में उनकी बहन ने ठीक द बात कही, अलीमा खान साहिबा ने, कि हम बताएँगे आपको, और ये जो काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने एक दिन बात की, मैंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब आज कुछ बोल रहे थे, उनको वकीलों ने लुकमा दिया, मुझे बहुत दशनाम-तरादी हुई। लेकिन मैंने लिखा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे हर रोज़ मेरा साथी जाता है इमरान असगर, मैं उससे बॉडी लैंग्वेज भी पूछता हूँ, वो किससे कैसे मिले, जितनी देर हमारे रिपोर्टर मौजूद रहे, तो हमें पता होता है कि कब क्या, क इंसान है ना, किसी दिन वो जी, ढीले जी। भी हो सकते हैं, तबन भी वो वर्ज़िश भी करते हैं, बेहतरीन, अल्लाह ताला ने उनकी खुशखुराकी भी रखी हुई है, उन्होंने उसको मेंटेन किया, अपने खर्चे पे कर रहे हैं। तो ये इनके लोगों को, जो यूट्यूबर्स इनके बुनियाद पे पैसे उठा रहे हैं ना, ये गंद नहीं फैलाना चाहिए। ये गंद नहीं फैलाना चाहिए। तो मुस्तकबिल क्या है कि अब जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान साहब को सज़ा या फिर अब क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी हैं जेल में? देखें, इमरान खान की दफ़ा गैर रस्मी तौर पे ऑफ़र हुई ना कि अगर आप बिहेव करने की कोई ज़िम्मेदारी ले लें, ज़मानत कोई दे दे आपकी, तो बात तो हो सकती है, लेकिन वो तो जब कोई बात होती है उसके दूसरे दिन दूसरा बयान दे देते हैं। इसीलिए हुँ। 14 अप्रैल तक तो मेरा ख़्याल है इनकी बातचीत इस तरह ज़्यादा नहीं होगी लोगों के साथ। जो नज़र आ रहा है, क्योंकि कोर्ट के जो 12 11 और 12 को केस भी हैं उनके, तो वो भी रोबकार पे ही चलेगी इनकी हाज़िरी। वो अदालत बाहर जो लगेगी, वो अडयाला में नहीं लगेगी, 14-15 के बाद लगेगी, फिर उनका बयानिया भी आएगा सामने। उनको समझ लेना चाहिए कि सियासी आदमी का काम दीवार से टकराना नहीं, वो रास्ता बनाता है। लीडरशिप का काम रास्ता बनाना होता है, अपने लोगों के लिए भी, मुल्क के लिए भी। खान साहब को बनाना चाहिए, वरना ये केस तो देखें ना, स्टेट ने तो बड़ी खुल के कही थी, बल्कि मैंने एक दिन ये भी कही कि अब वो माफ़ी से भी बात आगे चली गई। अगर आप माफ़ी माँगेंगे, तो वो माफ़ी देने के भी मूड में नहीं है, क्योंकि केस अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में अपने जा रहा है कि वो 15-20 पेशियों में उसको फाइनल हो जाना है, जीएचक्यू हमला केस में। तो ये बात इनकी लीडरशिप को भी सोचनी चाहिए कि अपने लीडर को भी बचाएँ और लीडर को समझाएँ और उनसे मुकालमा करें। आएगी बात कि जी उनसे मिलने नहीं दे रहे, भई जब जाते हैं तो आप उनको कहते हैं पता नहीं बाहर कौन कितना बड़ा जम्मे गफ़ीर आया हुआ है, और जब जलसा होता है तो पंजाब से बंदा बाहर नहीं आता। वो बेगम बुशरा अगर नाराज़ हुई हैं, उन्होंने फैसल फरीद साहब को हटाया, जो कि उनके लिए सब जगह पे तन मन धन लगाए खड़े हैं, हर टीवी चैनल पे खड़े हुए थे। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एक और वकील करेंगे, वो कर लें। जितने ऑर्डर रिलीफ़ के फैसल फरीद ने दिए, मैंने तो नहीं देखा किसी और वकील ने करा के भी दिए हों। तो वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया अब हमें, और आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। बिल्कुल ठीक है। मौलाना फज़ल मान साहब को बार-बार पैगाम जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ईद के बाद जो तहरीक चलाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ,
मौलाना फजल मान साहब ऑन बोर्ड हो जाएंगे इनके साथ? अगेन मैं कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम अपोज़िशन को इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए अच्छा। होना चाहिए कि गवर्नमेंट को दबाव में लाएँ और गवर्नमेंट हुँ, से वो काम ना होने दें जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो सकते हैं। इसी प्रेशर में तो वो पार्लियामेंट की आवाज़ बनती है। तो दुनिया को भी दिखाया जाता है कि देखिए हमारी अपोज़िशन हमें इतना तंग कर रही है, वो ये मुतालबे कर रहे हैं। लेकिन अपोज़िशन अगर तोड़ में जाएगी तो फ़ायदा नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान जब साथ होंगे तो वो इस बात को रोकेंगे, वो भी ऐसे नहीं चले जाएँगे। उनके केपी में भी सियासी मसाइल मौजूद हैं, पीटीआई के साथ आइंदा लॉन्ग टर्म चलना है या मतलब इमरान खान की रिहाई की मुहिम चलानी है। ऐसा तो नहीं है ना मौलाना फजल रहमान छोटे बच्चे हैं, कि वो खबर भी कल आई कि जी उनको आखिरी पैगाम दिया गया। भाई फिर पहले भी आप करके देख चुके हैं, अब आप अब भी कर लें। मौलाना फजल रहमान को मैं समझता हूँ इसलिए बेहतर हैं कि वो लड़ाई झगड़े से बेहतर गुफ्तगू के कायल हैं। और उसकी हुँ। बुनियाद पे वो इमरान खान के लिए भी फ़ायदा ले लेंगे, मुल्क का भी फ़ायदा होगा कि बातचीत से मसले का हल निकले। ये नहीं है कि जी कोई पता नहीं क्या तूफ़ान आना है, भाई तूफ़ान जो भी आने थे वो आप ले आए हैं। वो आपने कई-कई दफ़ा ला के देख लिए। ये लोग बैठ जाएँगे, सारी अपोज़िशन इकट्ठी होगी तो पीटीआई भी सियासी तन्हाई से बाहर आएगी। वो अवामी पज़ीराई अपनी जगह पे है, सियासी कुव्वत फ़ैसला वो बहुत मफ़कूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज इस्लामाबाद से एक सीनियर सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया है कि बैकडोर जो मामलात हैं, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन गंडापुर सब कुछ दरवाज़े खटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कौन-सा दरवाज़ा खटका रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का सर? नहीं देखें, बैरिस्टर गौहर ने तो एक दिन कही भी थी, 26 नवंबर के बाद उन्होंने कहा मेरी एक और मुलाकात भी हुई है। जी। और उन्होंने कहा है कि फिर इमरान खान को खामोश होना होगा अगर इनको आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उनसे पूछा गया, हुँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। उन्होंने कहा जब मैंने जाके बात कही तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा है कि तुम बात करो? तुम कोई सियासतदान हो? तो कहने लगा भी खुद और कहा भी। तो अब नई पोज़ीशन आ गई है। मतलब जो आपका प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रम्प की पाकिस्तान जी। को जो बात कही गई, विशेज़ का इज़हार किया गया कि जी पाकिस्तान का थैंक यू किया गया। तो वो रियासत पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, तो हमें सबको भी अपने साथ मिल के ऐसी बात करनी चाहिए कि सबका फ़ायदा हो सके। तो कब तक चलाएँगे इस तरह? बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इधर-उधर के राब्ते करें और अपने ही लोगों पे शक करें। खान साहब तो अपने लोगों पे ज़्यादा शक करने लग गए हैं। वो किसी को कुछ लाइन दे देते हैं, किसी को कुछ लाइन दे देते हैं। ये पहले चलता था काम कि तुमने ये कहना है, मैंने ये कहना है। अब ना वो सारे एक्सपोज़ हो चुके हैं। अब सारे एक्सपोज़ हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में 2-3 2 सवाल और हैं। ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया है सर, इसको कंट्रोल किए बिना या ये किसी के कंट्रोल में है या इमरान खान साहब अगर खामोश हो भी जाएँगे, तो क्या ये बाहर से बैठे खामोश होने देंगे? या इनके बगैर तो चल नहीं सकती ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखें, जिन लोगों की बका ही सोशल मीडिया पे है, तो जी। उनको तो इमरान खान ही शटअप कॉल दे सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं इन्हें। तो हुँ। जब तक वो खुद लाइन नहीं देंगे, मैं आपको बताऊँ कि जो लोग जिसको भी सुन रहे हैं, वो उनकी पार्टी के लिए अच्छे लफ्ज़ बोलता है, उनके लीडर के लिए अच्छे लफ्ज़ बोलता है, तो वो सुनते हैं, सुने जाते हैं और ठीक। मज़लूमियत का एक होता भी है कि अगर आप एक टकरा रहे हैं स्टेट के साथ, तो आपके साथ लोगों की हमदर्दियाँ भी बढ़ती हैं, और लोग गिनवा रहे हैं, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। तो ये तो खान साहब को अकेले को फैसला करना है कि उन्होंने इन्हीं के ज़रिए असर चलना है या सियासी डायलॉग, सियासी जमातों के साथ और अपने सियासी अकाबरीन के साथ मिलके कोई फैसले करने हैं। इनके साथ मिलके फैसला करना है। हुकूमत की कारकर्दगी ज़रा बता दें आखिर में दोनों। पहले तो ज़रा मरकज़ की हुकूमत की कारकर्दगी ठीक है, ऑलराइट जा रही है। इस्लामाबाद में ये जो जाने-माने की बातें होती थी, अब कोई ऐसा सिलसिला हुकूमतों के आने-जाने की बातें माज़ी में भी होती रही और आइंदा भी होती रहेंगी। होती ये रहेगी? आप कोई किसी से स्टैम्प नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ज़हन साज़ी है। क्या हमारे जी। यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सोना डबल कराना छोड़ दिया है? क्या हुँ। हम उनसे बसों में चूरन नहीं लेते जो मुफ्त मीठा खिला के आपको सबको लूट के ले जाते हैं? क्या हमने वो जो आते हैं, वो उसका सिंगाड़े का तेल बेचने के लिए और गिद्दड़ सिंगी दिखाते हैं, क्या हमने उन्हें छोड़ दिया है? नहीं ना छोड़ा। तो ये काम भी यूँ ही चलता रहना है कि जनाब ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, हम पुख्तगी की तरफ तो जा ही नहीं रहे। बहरहाल शहबाज शरीफ की इस गवर्नमेंट का 1 साल मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का खतरा निकल गया। लोगों का ठीक। एतमाद बढ़ा, पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का आना-जाना शुरू हो गया, वरना हमें कहते थे आप ही जा रहे हैं, आ तो कोई भी नहीं रहा। और यूएई के क्राउन प्रिंस आए, मतलब बड़ी बात थी, एससीओ की समिट हुई, अज़रबैजान के साथ अब अप्रैल के एंड में वो एमओयू जो थे वो मुआहदे में बदल जाएँगे।
बेहतरी आ रही है, आईएमएफ की टीम ओके करती है जैसे ही सेकंड ट्रांच, तो आपको और हमें एक और बूस्ट मिलता हुआ इकोनॉमी में नज़र आएगा कि लोगों को यकीन बढ़ जाएगा। बजट के अंदर 2-3 फैसले ऐसे होने हैं और होने चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, मैं तो चूँकि इस कारोबार में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों से हम बात करते हैं, इसलिए हमें पता है, ये कारोबार में स्लम आया हुआ। तो हम्म। इस तरह का रास्ता होना चाहिए कि आपको रेवेन्यू भी मिले, जो बहुत सारे हमारे पास गिद्दड़ सिंगियाँ बेच रहे हैं ना कि जी हम आपको बताते हैं कि आप टैक्स भी लगाएँ, आपको टैक्स भी फालतू मिलेगा और प्रॉपर्टी का काम भी शुरू हो जाएगा। उन सबको बिठा के ना वो आए कि जी ब्लैक मनी आप व्हाइट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे भी मिलें, सूबों को भी मिलें, उन सब का रास्ते खोलने चाहिए कि उसके साथ एक इंडस्ट्री चलती है। और कायल करना चाहिए आईएमएफ को, जैसे अब वो आए हुए हैं और आईएमएफ की एमडी खुश भी हैं कि हमारी इस्लाहत पे शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट अमल हो रहा काम है। बेहतरीन अंदाज में कर रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि जिस मुश्किल सिचुएशन में लिया और उन्होंने उसका इज़हार किया। जब कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने कैबिनेट की, उसमें तकरीब की, वो सहाफ़ियों को भी बिठाया, उसमें दानिशवरों को भी और उनकी मिन्नत तरला करके मतलब वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, कोई ज़ाती तौर पे तो नहीं माँग रहे किसी से। वो और आर्मी चीफ जाके जब बात करते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा तो नज़र आ रहा है ना। असल बात होनी है कि सेकंड किस्त के बाद, क्योंकि ये तकरीबन अब आप समझें सवा साल और हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसके साथ-साथ आम आदमी की रिलीफ के लिए जैसे कुछ कोशिशें बिजली के बिलों में हुई, अब मज़ीद हो रही हैं। वो मिलता जाएगा तो लोगों का एतमाद भी बढ़ता जाएगा। हम्म। बस माल बढ़ जाएगा। ये कबीना में तस्हीह हुई है सर, इसमें इसको कैसे देखते हैं? और एक आध नाम ऐसा आया है जिस पर काफी ज्यादा एतराज किया जा रहा है या लोग समझते हैं कि परवेज खट्टर, इख्तियार वली साहब का नाम नहीं आया लेकिन कल वजीर साहब ने उनको बुलाया है। ये भी इसके इस पर क्या कहेंगे कि नॉर्मल तो बुलाना कभी मुनासिब नहीं समझा, लेकिन इख्तियार वली को बुलाया है और बुलाकर आई डोंट नो क्या हुआ है। इस पर पूरी स्टोरी पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताऊँ, आज जी। उन्होंने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को भी बुलाया, जो पार्टी के अच्छा शायद जी। सेक्रेटरी जनरल भी हैं केपी के और जी। बड़ा नाम है। जी। उनके वालिद भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ एमएनए रहे। इश्यू ये है कि लेकिन वो मीडिया पे तो वोकल नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का हर आदमी मीडिया पे वोकल हो। तो इख्तियार वली को जी। ये डिस्टिंक्शन है कि वो हर जगह पे जाके पार्टी के लिए बात करते हैं। एमपीए रहे और परवेज़ खट्टर के भतीजे को उस वक़्त हराया जब कोई पीटीआई का तोती बोल रहा था पूरे उसमें केपी में स्पेशली, और बड़ा नाम बना। पार्टी ने भी उनको वैल्यू दी, उन्होंने भी दी। तो अब जब उनको नज़रअंदाज किया गया परवेज़ खट्टर के होते हुए, क्योंकि एक ही हलका है ना, ऊपर-नीचे जी। सीटें हैं कौमी और सूबाई असेंबली की, तो ज़्यादा ये हुई। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो कदम ये ठीक उठाया, उनको भी बुलाया और आज मुर्तज़ा जावेद को भी बुला लिया। मेरी तो कल रात ये थी, मैंने आपके ट्वीट के ऊपर कोट भी किया था कि मामले खसूसी या कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है। ज़ाहिर है अब हम्म। जो-जो महरूम हैं, वो सारे आ रहे हैं पार्टी की। जब आपने 50-55 की काबीना बना ली, तो 2-4 और बनाने में फिर क्या हर्ज है? मैं कैबिनेट के हक में नहीं हूँ कि आपको इतनी बड़ी कैबिनेट की ज़रूरत है। ये बिल्कुल आप ये भी कह के नहीं पीछे हट सकते कि जी आपके वज़ीर तनख़्वाह नहीं लेंगे, तो क्या पर्सन प्रिविलेजेस नहीं लेंगे? लेंगे ना, वो भी सारा असर हुकूमत पाकिस्तान पे आता है। जब आप आदमी की बात करते हैं, जब आप कौमी असेंबली और सेनेट के मेंबर्स की तनख़्वाहें बेतहाशा बढ़ाते हैं, तो सरकारी मुलाज़िम जो आपकी ज़िम्मेदारी में आते हैं, वो भी तवक्को करते हैं कि फिर आप बजट में उन्हें बहुत अच्छा देंगे, लेकिन दूसरे हाथ से खींचेंगे नहीं। तो कैबिनेट पे सही बात है कि इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग बैलेंस नहीं करते कि अब केपी में 35 की या 32 की काबीना है, तो वो उसका क्या जवाब है? पीटीआई वाले ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक गैर जानिबदार होते हुए बंदे को क्लियर होना चाहिए कि ये बात गलत है। नहीं होनी चाहिए कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना 91 की हो, पीडीएम की 85 की हो, तो नहीं होनी चाहिए ना। सबकी अपने-अपने टाइम पे गलतियाँ रही हैं। मतलब 50-55 की काबीना हमारे यहाँ 90s में भी होती थी। लेकिन ये जवाब नहीं है कि उस वक़्त ये होता था। प्राइम मिनिस्टर को इस कैबिनेट से बहुत अच्छा काम लेके इसका जवाब देना चाहिए कि ये कौमी असेंबली और सेनेट में हर वक़्त अवेलेबल हों वज़रा, आम आदमी के लिए अपने दफ़्तरों में हों, वहाँ पे पहरे ना लगे हुए हों, लोगों के काम करेंगे तो बात बन जाएगी। क्योंकि अभी तो पंजाब काबीना भी काफ़ी बड़ी तौसीह मेरा ख़्याल है आ रही है, फाइनल हो रहे हैं नाम इन दिनों में उनके। पॉलिटिकली उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वज़ीर आला हो और चंद वज़ीर हों, तो उनके पास बेशुमार महकमे हैं, वो भी सफ़र करते हैं। जब आपके इतने महकमे मौजूद हैं, तो आपके पास उनकी पॉलिटिकली जवाबदेही भी होनी चाहिए कि आपके कई-कई लोग बैठे हों, पंजाब सँभाल सकता है। अगर केपी में 35 हैं, तो अगर इतने इधर भी बन जाएँगे, तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन लोगों के साथ लोगों का राब्ता होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने खुद ही ज़िक्र कर दिया, मेरा आखिरी सवाल भी ये था, पंजाब में भी तूसीह होने जा रही है एक, और दूसरा पंजाब में भी 1 साल हुआ है, 97 मंसूबे बताए जा रहे हैं, मरीम नवाज़ ने शुरू किए हैं, उस पे भी ज़रा फरमा दीजिएगा। और कहा जा रहा है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये तकरीबन सारे मंसूबे ही उस्मान बज़दार के लगाए हुए थे। मरीम नवाज़ तो
पुराने मंसूबों को लेके चल रही है, इसमें कितनी हकीकत है? लेकिन जब जब उस्मान बुज़दार के मंसूबे लग गए हों, जो उसको बताया जाए कि ए अम्मा शहबाज शरीफ लगा पिया लाहौर, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो मंसूबे इसी किस्म के थे। वहाँ मंसूबे सिर्फ़ पैसे बनाने के थे। मिस्टर टीके को हम्म, मत भूलें। वहाँ पे हम्म, बेशुमार लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ़ पैसे मनी मिंटिंग होती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर और बोरियों में, थैलों में भर-भर के कैश होता था। तो वहाँ तो सिर्फ़ यही कारोबार था, कोई काम-शाम तो नहीं किया, सारा पंजाब उधेड़ दिया था। अगर आज सुथरा पंजाब बन रहा है या जो मरियम नवाज़ का एक बिल्कुल कसूर है कि अचानक उन्होंने जो फ़ैसला किया पिछली दफ़ा गंदम की स्पोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी थी, जिससे किसान बहुत ज़्यादा तबाही में गया। इस दफ़ा सबको पता है, अब अच्छी या बुरी जो भी हो, लोगों को पता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस नहीं दे रही और शायद एक हम्म, आजकल में कोई फैसला हो कि फ्लोर मिलों के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप 2 महीने का ज़ख़ीरा अपने पास रखने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर होंगे कि आप गंदम खरीदें, ताकि जब गंदम कटे तो कोई खरीदने वाला भी मौजूद हो। क्योंकि एक छोटा किसान मारा जाता है जिसको महकमा फूड और आड़ती लूटते थे, इस आम आदमी के किसान के नाम पे, फूड सपोर्ट के नाम पे क्योंकि महकमा खरीद रहा है और एक्चुअली वो आड़ती के पास एडवांस में बिकी हुई गंदम है। बड़े ज़मींदार को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब जो उन्होंने 97 के मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त सारे सूबों में मरियम नवाज़ की वज़ह से एक मुकाबला शुरू हो गया है। केपी गवर्नमेंट को जवाबदेही करनी पड़ रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सिंध में जवाबदेही देनी पड़ रही है। बलूचिस्तान तो के तो हालात ही अभी ऐसे नहीं है कि हम उनका इस तरह डिस्कस करें, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया है कि हर रोज़ जवाब दें और हर रोज़ बताएँ कि हमने क्या काम किया है। काम ग्राउंड पे मरियम नवाज़ का बेहतरीन है और हो रहा है और मेरे ख़्याल में कि वो आगे चलने वाले दिनों में हमें इसकी वजह से सिंध और केपी में अल्लाह करे कि बेहतरी आएगी कि आम आदमी के काम वहाँ पे भी हो रहे हों। आम आदमी के काम वहां पे और के मरियम नवाज एक साल में जो सोचा जा रहा था या सोचना चाहिए था, वो मरियम नवाज अपनी अपनी हैसियत में ठीक जा रही हैं, उन्होंने जो किया ठीक किया। नहीं, नहीं, वो अपनी टीम के साथ ठीक जा रही हैं। उन्होंने हम्म, ऑफ़िसर्स भी ठीक चुने हुए हैं। उन्होंने कैबिनेट में यंगस्टर्स लोग लगाए और उन सबको कुछ मिक्स भी किया। हम्म, जैसे ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, पुराने लोग भी लिए, नए भी लगाए और सबका मुकाबला शुरू हो गया कारकर्दगी किया, कि ये टाइम इसलिए नहीं गुज़रेगा कि मैंने सलाम बहुत किया है या मैंने हाज़िरी बहुत दी है। ये है कि आपने महकमे में क्या किया है। राना सिकंदर आते हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं वाह, एजुकेशन में, हर वक़्त अवेलेबल हैं लोगों के साथ। सुहेब हैं, भरत वो भी काम कर रहे हैं। लोग हम गिनते जाएँगे तो हमें पता चलेगा मतलब चौधरी शुजात साहब के साहबजादे जो हैं शाफ़े हुसैन हैं, वो भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं। मतलब एक मुकाबला है कैबिनेट के अंदर भी कि भई सीएम को जवाब देना है हमने और अपनी कारकर्दगी दिखानी है। यही असल बात होती है कि लोगों को ये ना हो कि मेरा तो उधर ताल्लुक ठीक है, मुझे कौन पूछेगा। उनको पता है कि सीएम ने फिर सबके सामने पब्लिकली धोना है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। होप टू सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच इन एम्स्टर्डम एज वेल। हवा में नहीं, एम्स्टर्डम जैसे एज अब हम वेल मिल मैंने रहे कहा। हैं। थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।